प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सप्तम के विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है जल, अध्याय 2। आप जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। उसके बाद भी गर्मियों के मौसम में आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, पढ़ा होगा कि जल संकट के विषय में। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर जल की इतनी उपलब्धता के बाद भी जल संकट क्यों है? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका लगभग 97% महासागरों में है, समुद्र में है। 2% बर्फ के रूप में ध्रुवीय चोटियों पर जमा हुआ है और बच जाता है 1%। तो 1% नदी में, झील में, तालाब में, इस प्रकार से जो भी जल का स्रोत है उसमें पाया जाता है। महासागरों के जल में नमक जैसे कई पदार्थ अधिक मात्रा में घुले रहते हैं और इसकी उपस्थिति के कारण समुद्र का जल खारा हो जाता है और इसलिए जब पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए उपयोगी नहीं रहता। हिमखंडों के रूप में उपस्थित जल शुद्ध होता है, किंतु इसका आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर जितना भी जल है वो मनुष्यों के लिए उपयोग में आने के लिए बहुत कम है। ये लगभग 10 लीटर जल में 1 मिलीलीटर के बराबर है जो उपयोगी जल है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे उपयोग के लिए कितना कम जल उपलब्ध है। तो हमें इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए, इसे बेकार में नहीं बहाना चाहिए। अब जीवन निर्वाह के लिए जल का क्या महत्व है, देखते हैं। जल सभी सजीवों का एक अनिवार्य घटक है। मनुष्य के शरीर में भार की दृष्टि से लगभग 70% पानी ही होता है। इसी प्रकार से हाथी का 80% भाग पानी होता है। पेड़ में 60% भाग पानी होता है। दूध में 95% भाग पानी है। टमाटर में 90%, संतरा में 85%, आलू में 80%। एक स्वस्थ मनुष्य को पीने के लिए प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर जल आवश्यक है। यह शरीर के विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक है। जल आमाशय में भोजन को पचाने में और पचे हुए भोजन के अवशोषण में और संवहन में आवश्यक है। हमें पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए जिससे शरीर की समस्त क्रियाएं उचित रूप से संचालित हो सके। पौधों के लिए भी जल उतना ही आवश्यक है जितना हमारे लिए है। पौधों में अंकुरण और वृद्धि के लिए जल आवश्यक है। आप जानते हैं कि पौधों की जड़ें जल में विलय खनिज लवण को अवशोषित करता है और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। हर पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया कर भोजन बनाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जल पौधों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। नदी, तालाब और समुद्र में रहने वाले पौधों और जंतुओं के लिए जल आवास भी है, क्योंकि वहाँ रहते हैं। प्रायः जीव जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया के रूप में करते हैं और जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। जल में उपस्थित नुकसानदेह जीवाणुओं को दूर करने के लिए
हम क्या करते हैं, उसमें विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं। गांव में आपने देखा होगा कि कुएं के पानी में विरंजक चूर्ण मिला देते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवाई जिसको बोलते हैं, डाल देते हैं, क्लोरीन की दवा डाल देते हैं, जिससे कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और जल को उबाल कर भी कीटाणु रहित किया जा सकता है। आइए देखते हैं आसुत जल क्या है। तो आसुत जल का एक शुद्धतम रूप है। प्रयोगशालाओं में प्रयोगों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। आसुत जल प्राप्त करने के लिए जल को गर्म करके उसको भाप बना करके और भाप को संघनित करके फिर जल में बदला जाता है। इस प्रकार से आसुत जल प्राप्त होता है। एक प्रयोग करते हैं, इसमें देखते हैं कि आसुत जल विद्युत का कुचालक है कि सुचालक है। इसके लिए क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और उसमें आसुत जल भरेंगे। 2 मोटे कार्बन की छड़ लेंगे, उस कार्बन की छड़ को आसुत जल में डुबा देंगे और कार्बन के दोनों छड़ों को, जो ऊपरी सिरा है, उसको हम एक सेल से और एक बल्ब से जोड़ देंगे। देखते हैं बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। आप देखेंगे बल्ब नहीं जलेगा। फिर क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे, आप पाएंगे कि बल्ब जलने लगा। तो इसका क्या मतलब है कि आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है, किंतु लवण घुल जाने के कारण विलयन जो है विद्युत का चालक हो जाता है और बल्ब जलने लगता है। जल एक अनोखा विलायक है। जल में बहुत से पदार्थ घुलनशील होते हैं, इसलिए जल को सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। किसी विलायक में घुलने वाले पदार्थों को विलेय कहते हैं। जब कोई विलायक में घुलता है तो जो मिश्रण बनता है उसको विलयन कहते हैं। इसके लिए देखते हैं अब क्या करेंगे, एक प्रयोग करेंगे। 1 गिलास जल लेंगे और उस जल में 1 चम्मच नमक डालेंगे, उसको घोलेंगे। जब घुल जाएगा फिर उसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, उसके घुलने के बाद फिर डालेंगे। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक कि नमक का घुलना बंद ना हो जाए। एक समय ऐसा आएगा जब नमक घुलना बंद हो जाएगा, तो उस विलयन को हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। इसी प्रकार से आप यही प्रयोग चीनी के साथ भी कर सकते हैं, शक्कर के साथ भी कर सकते हैं। समुद्री जल का खारापन। अब देखते हैं समुद्र का जल खारा क्यों होता है, उसमें क्या क्या मिला होता है। समुद्री जल के 1 लीटर जल में लगभग 35 ग्राम लवण होता है, नमक होता है, जिसमें अधिक मात्रा में नमक होता है और कम मात्रा में और भी लवण होते हैं, जैसे सोडियम ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड। इस प्रकार से समुद्र का जल खारा होता है। कठोर और मृदु जल क्या है, आइए देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, तो कुछ पानी में तो बहुत सारा झाग निकलता है, लेकिन कहीं कहीं का जल ऐसा होता है जिसमें झाग कम मात्रा में निकलता है। तो इसके आधार पर हम कहते हैं कि जिसमें अधिक झाग निकलता है, जो पानी अधिक झाग देता है, उसको मृदु जल कहते हैं, और जो कम झाग देता है, जो पानी, जो जल, उसको हम